नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके बीच दो तीन बिंदुओं को लेकर बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। एक तो ज़ेरे बहस है कि सरकार इस वैश्विक महामारी के संकट काल में जो फैसले ले रही है वो क्या जन विरोधी हैं और किस हद तक जन विरोधी हैं और उसका किस तरह से विरोध हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। उसकी एक मिसाल यह है, और मेरा ख्याल है कि यह भारत का सबसे क्रूर उदाहरण है कि आज जब चाहे अमीर हो या गरीब हो वो वापस अपने घर को लौटना चाहते हैं, वैसे हालात में बिहार के खगड़िया ज़िले से एक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर रवाना होती है, जिसमें 200 से ज़्यादा मजदूर होते हैं। और उस पर बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में छूट के चलते जो विकसित राज्य हैं वहाँ अपनी सेवा और अपना श्रम देने के लिए बिहार के लोग जा रहे हैं और उनका एक तरह से वो अभिनंदन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही असंवेदनशील, अमानवीय और क्रूर किस्म का स्टेटमेंट है। दूसरी बात मैं आपके सामने यह करूं आज कि पत्रकारिता किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की हो रही है, सवाल किन से पूछे जाने चाहिए, किस लहजे में पूछे जाने चाहिए, और राजनेता और पत्रकार के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। तीसरी बात कि जनता की जो ताकत है और उनके अंदर का जो आक्रोश है, उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो शक्ति है, उनको हम किस तरह से जगा सकें। एक उसकी मिसाल यह है कि रेलवे का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट जो मुंगेर जमालपुर में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इरीमी, उसको वहाँ से स्थानांतरित करके एक तरह से लखनऊ ले जाने की बात हुई थी। और ये कोई भ्रामक खबर नहीं, बल्कि बाकायदा रेलवे विभाग की चिट्ठी के जरिए यह बात सामने आई थी। यह आम लोगों की मुखालफत की ही ताकत थी कि रेलवे विभाग के ही पदाधिकारी द्वारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने जा रहे। जो हाल है अभी इस देश में सरकारी तंत्र की उदासीनता की वजह से, या सरकार की गलत नीतियों की वजह से, या सरकार के पास विज़न के अभाव के चलते, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस बात की कौन जवाबदेही लेगा, जिम्मेदारी लेगा कि खगड़िया के सुदूर देहात के इलाके अलौली से 200 से ज़्यादा मजदूर ऐसी स्थिति में तेलंगाना के लिए रवाना किए जाते हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या की साजिश का एक मुकदमा चलना चाहिए कि वो मौत के मुंह में धकेल रहे हैं उन मजदूरों को। दिलीप जी कह रहे थे कि ये कोई मामूली किस्म का मूवमेंट नहीं है कि उल्टी दिशा में लोग जा रहे हैं। दूसरा, जो औरंगाबाद से आज ही बहुत दुखद खबर आई कि वहाँ जो लोग वापस अपने घर को मध्य प्रदेश की तरफ लौट रहे थे, चलते चलते थक जाने के चलते वो लोग रेलवे की पटरियों पर सो गए, उन्हें पता भी नहीं चला, और उधर से एक मालगाड़ी ट्रेन आती है और उनको कुचल के चली जाती है। वह जो दृश्य है इतना अपने आप में कारुणिक और हृदय विदारक है कि लगता है कि हम सब जिस तरह से अपनी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, आखिर में रोटी ही सबसे बड़ा सच है जिसके लिए लोग अपना श्रम लगाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं
और हमने ऐसी कोई नीति उनके लिए नहीं बनाई है। जब तक लेबर लॉज इस तरह के रहेंगे, और यह भी एनडीए सरकार का ही करामात था कि अटल बिहारी की दो पसंदीदा नीतियां थी, एक तो लेबर लॉज को रिग्रेसिव ढंग से बदल डालो और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। लेबर लॉज में जब वो तब्दीली ला रहे थे तो उन्हीं के सरकार में मंत्री थे शरद यादव, उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति नहीं दी तो उनका मंत्रालय बदलकर उनको फूड कंज्यूमर अफेयर्स में डाल दिया। और डिसइन्वेस्टमेंट करके एक अलग विनिवेश मंत्रालय क्रिएट किया गया और उसके मंत्री थे अरुण शौरी। मेरा कहने का लबुलुआब यह है कि मजदूर को केंद्र में रखकर कभी इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। किसानों के खिलाफ यह सरकार रही है, कभी उनको उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, और जिनके दम से यह देश, यह समाज आज खड़ा है, उन मजदूरों को आज तक कभी एड्रेस नहीं किया इस प्राइम मिनिस्टर ने। और एक अट्टहास एक किस्म का कि क्या देश के धनी ही चलेंगे हवाई जहाज़ पर, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ पर चढ़ सकें, हम ऐसी नीति बनाना चाहते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, हम देश को बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। आज वो तमाम लोग धनाढ़ परिवार के, वो सब बाहर से लाए जा रहे। हम यह नहीं कहते कि अमीरों को लाइन में खड़ा करके और उनको इस दुनिया जहान से निपटा दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसी नीति बने कि गरीब को भी खुददारी के साथ इस समाज और देश में रहने का हक मिल सके। लेकिन वो तमाम गरीब लोग, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के हों, वो सब आज दर बदर ठोकर खा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं कि यह जो पत्रकारिता है भारत की, जिसका फ्रीडम इंडेक्स में 142वें पायदान पर जगह बनता, उस देश में जब वाक स्वातंत्र की बात होती है तो हमको लगता है कि ये कैसी पत्रकारिता है जिसमें आप ज़रूरी मसाइल को छोड़कर लगातार नॉन इश्यूज़ को उठाकर लोगों और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनने की बजाय मजबूत लोगों का बयान बन जाते हैं। आपकी चिंता के केंद्र में ये लोग होते नहीं, और जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे होते हैं उस विपक्ष के नेता से आप सवाल कर रहे हैं, और जिस लहजे में सवाल कर रहे हैं उस लोकस को भी पहचाने जाने की जरूरत है। हम लोग लगातार इस बात को बोलते रहे कि भाई समाचार कक्ष वैविध्य नहीं है, न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी नहीं है, शायद इसलिए इन वर्गों के लोगों के एजेंडे जो हैं वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और जो लोग भी इस वर्ग से निकलकर नेता बनते हैं उनके साथ शुरू से यही सुलूक किया जाता रहा है। और मजे की बात तो ये है कि इन वर्गों के नेता भी उन्हीं लोगों से एक किस्म की लेजिटिमेसी चाहते हैं, एक किस्म का सर्टिफिकेट चाहते हैं, उनकी प्रशंसा चाहते हैं। और जब तक वो न कह दे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तब तक इनको भरोसा नहीं होता। तो इस हद तक हमारे नेताओं को अपने ऊपर उन लोगों ने निर्भर बना दिया है कि चाह कर भी ये उनको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे वो चंद्रशेखर हो, और प्रभास जोशी जी उनके पीछे पीछे लगे रहते थे। मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, चाहे जितने भी लोगों को उन्होंने मित्रवत बिठाया हो जहां तहां,
लेकिन लोग बाज नहीं आते, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोलते। अखिलेश जी को देख लीजिए, टोंटी चोर तक बोलते, रिपोर्ट करते और बदतमीजी भरे लहजे में बात करते। उसी कड़ी में अब लालू जी की तो बात ही छोड़िए, उनको तो क्या क्या नहीं कहा गया मीडिया के द्वारा उनके सामने। लेकिन खूबसूरती उनकी शख्सियत की कि कभी भी मीडिया के साथ कभी भी उनके फ्रीडम को करटेल नहीं किया, कभी भी संस्थानों को डिमोलिश नहीं किया, कभी भी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं की। आपने देखा ही होगा रिपब्लिक टीवी का पत्रकार किस तरह से बदतमीजी कर रहा है एयरपोर्ट पर उनके साथ। तो ये सब शरारत होती रही है। मसला यह है कि जब आप कुछ अपने हिसाब से, अपने मेयार और अपने पैमाने नहीं तय करेंगे तो कोई और स्टैंडर्ड आके तय करेगा और फिर आप उनके पीछे परिक्रमा और तवाफ करते रहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हमने अपना कोई मीडिया तंत्र खड़ा नहीं किया। और ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपना माउथपीस बना लें और बाकी लोगों को एंटरटेन न करें। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सीपीएम के पास भी लोकलहर है, उसका मुखपत्र, पांचजन्य और कमल संदेश वगैरह वगैरह, आरएसएस का, बीजेपी का, न्यू एज सीपीआई का। आपको उधर देवेगौड़ा से लेकर जयललिता से लेकर करुणानिधि सबके टीवी चैनल्स हैं। समाजवादी पार्टी का क्या है? एक फ्रैंक हुजूर जी ने जरूर सोशलिस्ट फैक्टर नाम से निकालना शुरू किया। ये बहुत स्वागत योग्य कदम उनका रहा है। खुद हमारी पार्टी या जितनी भी सोशल जस्टिस की वकालत करती हुई पार्टियां हैं, हमारे पास एक अदद अपनी पार्टी के प्रोग्राम, पॉलिसीज को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए कोई फोरम नहीं है संवाद कायम करने का, लोगों के बीच अपनी बातों को, अपने कार्यक्रमों को, नीतियों को पहुंचाने का। और जब नहीं है तो जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, मनु स्ट्रीम कहते हैं, मनी स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस फोरा पर अपनी बात रखने के लिए हम विवश होते हैं। ये दिक्कतें कब सुलझेंगी? आपको ध्यान हो कि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि भाई जिस दिन मेरी प्रशंसा करना अखबार वाले शुरू कर दें, समझो कि किसान का नेता तुम्हारा बेटा बिक गया। वो जब तक हमारी आलोचना करते रहेंगे, समझो कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उस जमाने में ये सोशल मीडिया, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, कुकुरमुत्ते की तरह बिखरा हुआ अलग अलग वेबसाइट और चैनल्स, ये सब नहीं थे। आज सोशल मीडिया की ताकत से आई हुई पार्टी को जब यहां चुनौती मिलने लगी तो फिर वो यहां पर भी अलग अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन लेकर आने लगे। आपकी रीच घटा दी जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। एकाध नेशनल दस्तक, दलित दस्तक और इस तरह के कुछ इस तरह की वेबसाइट्स जो बढ़िया काम करने लगी। और बढ़िया काम करने का जब मैं उल्लेख कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अनहर्ड वॉइसेस को यहां पर जगह मिलने लगी। तो फिर यह भी उनकी आंखों को खटकने लगे। और डीपी त्रिपाठी जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, एनसीपी के राज्यसभा सांसद, वो अक्सर कहते थे कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको वो बिजली पत्रकारिता कहते थे। और कहते थे कि इंस्टीड ऑफ बीइंग हिस्टोरिकल, दिस बिजली पत्रकारिता हैज बिकम हिस्टेरिकल। यह हिस्टीरिया पैदा करता लोगों के बीच में, उसको उन्मादी बनाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाता।
मुल्क का, कौम का इतना भी न मेयार गिरे, सुर्खियां देखते ही हाथ से अखबार गिरे। और अशोक वाजपेयी रूस के 2 समाचार पत्रों का हवाला देते थे, प्रावदा और इज़वेस्तिया। एक का मतलब खबर, दूसरे का मतलब सच। और वो अक्सर ये जोक सुनाते थे कि प्रावदा में इज़वेस्तिया नहीं है और इज़वेस्तिया में प्रावदा नहीं है, खबर में सच नहीं है और जो सच है वो खबर, सच में खबर नहीं है। तो ये संकट है। पत्रकारिता सरोकारों से बनती है उसकी दुनिया, और बहुत अपरिमित, बहुत विशाल दुनिया है। जीवंत पत्रकारिता के जो सूचकांक हैं वो है सतत सवाल करना सत्ता से और खुद का भी मूल्यांकन करते रहना। जिस दिन से एक पत्रकार खुद से सवाल करना छोड़ देता है, उस दिन से पत्रकारिता के जरिए लोक कल्याण की गुंजाइश छीन हो जाती है। टीआरपी की चिंता करना कोई अनैतिक चिंता नहीं है। यह उसका जो व्यावसायिक पक्ष है उसका अपना एक दबाव है। जो आंतरिक संरचना है मीडिया की, उसमें आप चाहकर भी यूं कहें कि कुछ बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखने से ऐसी कोई खबर नहीं है जिसको दिलचस्प ना बनाया जा सके और जिसको लोग ना देख सके। ये कहना कि बाध्यता है हमारी टीवी चैनल्स की कि जो लोग देखना चाहते वही हम दिखाते हैं, एक तरह से लोगों की अभिरुचि को आप ऐसा करके अंडरमाइन कर रहे हैं। और जो उनके सामने बहुत सारे विकल्प होने चाहिए उसको भी आप लिमिट कर रहे हैं। तो गांधी ने जो 3 कैनन्स जर्नलिज्म के सेट करके रखे हुए थे, वो था रोबस्ट इंडिपेंडेंस, भरपूर स्वतंत्रता हो मीडिया को, सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद पर अंकुश भी लगा के हम रखें, हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, जो गेट कीपिंग की थियोरी है, और स्ट्रिक्टेस्ट एडहेरेंस टू ट्रूथ, सच को पकड़ के हम रखें। ये मशवरा उन्होंने द इंडिपेंडेंस के एडिटर को 30 जनवरी 1919 को दिया था। और गांधी एक पत्रकार के रूप में जिस तरह का काम कर रहे थे, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है उस स्ट्रगल में जिस तरह से प्रोपेगेंडा के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, उसके सचेतीकरण और संवेदीकरण के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे जर्नलिज्म को, लिखने पढ़ने के काम को, मैं समझता हूं कि उसको रिवाइव करने की जरूरत है। यह एक ऐसा समय है जब हम बहुत निर्भर नहीं रह सकते उन लोगों पर जिन्होंने एक खास मकसद से पूरी की पूरी पत्रकारिता की दुनिया को, सत्ता को सौंप देने का काम किया। एक वक्त बिहार में प्रभात खबर ने खुद को नीतीश खबर में कन्वर्ट कर लिया, और आज कौन लोग कहाँ हैं कहने की जरूरत नहीं है। और कभी भी कोई स्वर्णिम दौर तो पत्रकारिता का रहा नहीं है। प्रभास जोशी के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे अफसाने हैं, और कोई किसी अखबार का संपादक हो, किसी न्यूज चैनल का, और उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो अपने करियर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम यह नहीं कह रहे कि 24 कैरेट हमको चाहिए, हम यह कह रहे हैं कि जितनी मेहनत और मशक्कत एक पत्रकार को बुरी से बुरी खबर बनाने में लगानी पड़ती है,
एक सच्ची खबर परोसने में भी उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा फील्ड में निकलना पड़ेगा, पैशन है तो वो काम हो जाएगा। इसलिए बुरे से बुरे पत्रकारों के लिए के काम और उसकी मेहनत के लिए भी मेरे मन में एक सम्मान का भाव रहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो काम बहुत आसान नहीं है। इसलिए पत्रकारिता की दुनिया में जो लोग हैं उन पर किसी तरह के हमले का मैं हिमायती नहीं हो सकता। मैंने थोड़ा सा समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में बिताया और जिन लोगों के बारे में बहुत एहतराम का भाव रहता था, हम लोग तो अखबार को गॉस्पेल्स ट्रूथ समझ के रोज उसको पढ़ते थे, चाट जाते थे, एडिटोरियल पेजेस पर जो कुछ कॉलम्स दिखते थे उनको पढ़ता था। लेकिन बाद में लगा कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, ये तमाम चीजें। अब देखिए कि राहुल गांधी जी को और उनकी छवि को इस तरह से परोसने के लिए कितने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई। कोबरा पोस्ट का खुलासा आप देख लीजिए। तो किसी को उछाल देना, किसी को गिरा देना, ऐसा तो किया जा सकता है, मगर नेता बहुत मुश्किल से बनता है। जो चंद्रशेखर कहते थे कि आप लालू को गिरा सकते हो, मुलायम को हटा सकते हो, लेकिन हम में और आप में सामर्थ्य नहीं है कि एक दूसरा लालू पैदा कर दें, एक दूसरा मुलायम। जो पॉलिसी चाहते हैं कि इस देश में बने, उसमें अगर सबल खबरपालिका होगी तो विधायिका भी सबल होगी, जनता सबल तो संवादपालिका भी सबल, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। इस देश में लोग न सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बल्कि लगभग वही लोग मीडिया रेखा के नीचे भी लंबे समय से रहने के लिए एक तरह से अभिशप्त रहे। सही सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचती, बहुत तोड़ मरोड़ कर चीजें उनके पास पहुंचाई जाती। और ये जो एक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का बखेरा है, इसने एक नई बीमारी पैदा की है इस देश में। किस जाति का वोट किसको जाएगा, ये घिसे पिटे टाइप की बहस, और इसके चक्कर में जन सरोकार के तमाम पहलू गौण हो जाते हैं। सुमित अवस्थी जी ने जिस तरह से तेजस्वी जी का इंटरव्यू लेना शुरू किया, लगभग यही शरारत दलित, पिछड़े, आदिवासी, अकलियत समाज के नेताओं के साथ लंबे समय से होती रही है, बहुत महीनी से। और इसमें कुछ अपवाद को छोड़कर लगभग सभी तथाकथित उच्च जाति के पत्रकार शामिल हैं, किसी न किसी मोड़ पर। सुधीर चौधरी उस समय लाइव इंडिया में थे, लालू जी का इंटरव्यू लेने गए थे, और उस वक्त लालू जी ने एक बात कही थी 2010 के चुनाव के ठीक पहले, ये बल्कि चुनाव हो रहे थे, कि किसने हक दे दिया है इन लोगों को कि जिताने हरवाने का। इन लोगों के दम पर हम लोग जीतते हैं या सरकारें बनती हैं। अरे जनता हमको वोट देती और चुनाव आयोग नतीजे डिक्लेयर करता। ये कौन होते हैं बीच में, ये दुकान सजाने वाले? अभी विवेचना करो, विश्लेषण करो, लेकिन ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, और इस तरह से मैनिपुलेट करना उसको। और इन लोगों का बस चले तो किसी रोज ये तूप चलवा देंगे देश पर। इस तरह की भाषा, इस तरह का एग्रेशन अनावश्यक। मजदूर मर जाते हैं और उस खबर को भी इतनी उत्तेजना के साथ पढ़ते हैं, परोसते हैं, कि कभी कभी लगता है कि ये कृत्रिम यांत्रिकता से निर्देशित और नियंत्रित होने वाले लोग। मीडिया के अंदर भी तो करुणा होनी चाहिए, वह भी तो हमारी आपकी तरह आदमी है। और दूसरा कि अगर आपको राजनीति ही करनी है
तो फिर पत्रकारिता छोड़कर आप आइए फील्ड में, राजनीति कीजिए, किसने मना कर रखा है? कभी जदयू की तरफ से प्रवक्ताई करने लगते हैं, कभी भाजपा की तरफ से, और जैसे ही कमजोर पड़ता उसका प्रवक्ता, ये लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। अब तेजस्वी जी पटना में हैं कि दिल्ली में हैं, ये आपके लिए दिलचस्पी का विषय हो जाता है, लेकिन आपने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की कि बतौर नेता प्रतिपक्ष जो जो दायित्व तो उनका निर्वहन उनको करना चाहिए, लॉकडाउन शुरू होने से पहले से सरकार को वो एक तरह से सुझाव देते रहे हैं, चेताते रहे हैं कि भाई मास्क बंटवाइए, और ये मास्क पहनना गरीब लोगों के बस का नहीं है, तो सरकार उन तक पहुंचाए। तो उस समय क्या कहा नीतीश जी ने कि नहीं, ये तो बीमार लोगों के लिए है, संक्रमित लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए क्या। और उनके जो मंगल पांडे जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही नशा में, उनकी तो खुद मेडिकल जांच होनी चाहिए। गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। और एक सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात आपके सामने साझा करूं कि पुणे से जो टीम आई थी पटना एम्स, और जो IGIMS के डॉक्टर्स थे, और वो जिनको नेगेटिव केस बता रहे थे, वो एम्स में जाके पॉजिटिव निकला। और बजाय इसके कि उन डॉक्टर्स को अप्रिसिएट करना चाहिए, उनको ही डांट फटकार के पुणे की टीम चली गई। यह सरकार आंकड़े छुपा रही है। बिहार में और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बना रही है सरकार कि आप जांच ही नहीं करो, कम से कम केसेज सामने दिखाओ। इतनी क्रूर और इतनी एक किस्म से हत्यारा की तरह पेश आ रही सरकार। आम लोगों के लिए कहीं कोई राहत की खबर नहीं। जो मिनिमम इनकम का एक प्रस्ताव, या यूं कहिए कि मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, राहुल गांधी, उसको लेकर प्रशांत भूषण जी कल ही कह रहे थे कि काश की सरकार होती तो ऐसा होता। लेकिन बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मात खा गए उस विनोद राय के कैग की रिपोर्ट के चलते। आज देखिए विनोद राय कहां है और कैग की क्या हैसियत रह गई है इस सरकार में। दिलीप जी ने ठीक कहा कि RSS की जुटाई गई भीड़ के आगे, चाहे वो प्रशांत जी हों, कि केजरीवाल हों, कि किरण बेदी हों, कि अन्ना हों, योगेंद्र जी हों, आनंद जी हों, ये सारे लोग उस मंच पर चढ़ के भाषण दे रहे थे। तो इस सरकार को लाने में इन लोगों का भी कोई कम बड़ा हाथ नहीं है। तो आज पछतावा हो रहा है प्रशांत जी जैसे लोगों को। हम समय रहते अगर आगे की चीजों को फोरकास्ट नहीं कर पाते। अच्छी सरकार आई है इस देश में, बुरी सरकार आई है, बहुत बुरी सरकार आई है, लेकिन ऐसी बेहया और ऐसी निर्मम और निष्ठुर सरकार इसके पहले कभी नहीं देखी गई। जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि भाई हम खर्च देंगे ट्रेन का, बिहार लाए, सरकार उन लोगों से टिकट के दाम न ले, सोनिया जी ने कांग्रेस उठाने के लिए तैयार है, तब जाके सरकार जागी और कहा नहीं हम देंगे। लेकिन जिस तरह से खगड़िया से तेलंगाना वो मजदूर को ले जाया गया है दबाव में, जो भी ठेकेदार हो दलाल किस्म का, इसकी जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री से जवाब तलब होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमने अभी भी अपने हितैषियों में और अपना अहित करने वालों में फर्क करना नहीं सीखा, तो फिर बाद में अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। ये एक दिन में जहनियत नहीं बनी है, बरसों बरस से मीडिया के मठाधीशों ने इसके लिए रूपरेखा तय बनाई, बहुत मशक्कत की, नोएडा की मंडी में बैठकर बहुत पसीना बहाया और हमारे नेताओं को लाचार, बेबस और मजबूर कर दिया कि उन्हीं के चैनल्स पर जाकर उनको इंटरव्यू करें, उनको इंटरटेन करें, अब वो रात दिन इनके खिलाफ आग उगलें। माने शराब की दुकान खुलेगी, शराब का ठेका खुलेगा, उसमें
ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, लेकिन तस्वीर जो है वो अखिलेश जी की लगा दी गई। तो इस तरह का खेल होता। ये लोग वही डिजर्व करते जो लालू जी ने कहा, मारेंगे 2 मुक्का तो नाच के गिर जाओगे। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह से लालू जी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये डिजर्व ही वही करते हैं। अरे पत्रकार की हम इज्जत करेंगे, पत्रकार के सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन जो गुंडा है, जो लठैत है, जो लंठ है, जो एक तरह से उसका बाउंसर है इस सरकार का पत्रकार के भेष में, अब उनको आप कैसे एंटरटेन करोगे? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप मानिए मैं हूं राजद का एक जिम्मेदार और जवाबदेह सामान्य सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, जो जिम्मेदारी पार्टी देती उसका निर्वहन करने की कोशिश करता। और मैंने पढ़ाई अपनी की है पत्रकारिता के संस्थान से भी। अब मैं अगर कुछ लिखूं, मैं कुछ बोलूं, तो उसको आप किस तरह से निष्पक्ष मान लेंगे? मेरी अपनी एक पक्ष धरता है, मेरा अपना एक पक्ष। अब कोई भाजपा की सदस्यता लिए बगैर और चैनल पर बैठकर प्रवचन करता सरकार के पक्ष में, तब कैसे उसको निष्पक्ष मान लोगे? निष्पक्ष तो छोड़ो, वह भी एक किस्म का मिथ है, लेकिन कैसे आप उसको जनपक्षधर मानोगे? कैसे वह वॉइस ऑफ वॉइसलेस हो गया? नेशन तो बहुत कुछ जानना चाहता कि इनके क्या संबंध है भाजपा सांसद से। तो इसलिए इस देश में हमको अपनी बात रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म तय करने होंगे, और हम इतने उदार और क्षमाशील और विनयी हैं कि कल को वही सुमित अवस्थी अगर आ जाए हमसे मिलने और तमाम समाजवादी धड़े के नेताओं से मिलने, और वहीं पर अनिल चमारिया आ जाएं, अरविंद शेष आ जाएं, दिलीप मंडल आ जाएं, जितेंद्र कुमार आ जाएं, तो हम सबसे पहले उस सुमित अवस्थी और अवस्थियों की जमात से मिलना पसंद करेंगे। क्योंकि ये जो चमक दमक है बिजली पत्रकारिता की, उस चकाचौंध में हम फंस जाते हैं। जो लोग बरसों बरस से हमको डिफेंड करते आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और डिफेंड करने का मतलब क्या, हमारी पैरोकारी नहीं, सच की तर्जुमानी करते आए, उनके साथ हम बैठना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको लेजिटिमेसी चाहिए ही नहीं मनुस्ट्रीम मीडिया में बैठे लोगों से। ये जब तक वाहवाही हमारी ना कर दें स्वार्थवश और परिस्थितिजन्य कारणों से, तब तक हमको संतोष सुकून ही नहीं होता। तो कब जागोगे भाई? कब आपको अपने पराये की पहचान होगी? इसलिए अपना एक एजेंडा आप साफ रखें। यह भी ठीक, वह भी ठीक, वह भी गड़बड़, यह भी सही, ऐसे नहीं चलता। आप कंफ्यूज्ड ना रहें, एक क्लियर कट लाइन आप तय करें। मैं यह नहीं कहता कि अपनी सदाशयी व्यवहारिकता हमको छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि एक डीजीपी अभियानंद, उन्हें एक ब्रह्मजन कुछ कोचिंग शुरू किया है, जो विशुद्ध भूमिहार और ब्राह्मण जाति के बच्चों को ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अब जो आदमी बिहार का डीजीपी रहा हो, वो इस तरह से कुछ 2 जातियों को ही शिक्षण की सुविधा प्रदान कराए, जब वो शासन सत्ता में रहे होंगे बतौर डीजीपी बिहार, तो किस किस तरह से फेवरेटिज्म करते होंगे। उन्हीं के समय में तांडव मचा था पटना में, देश की राजधानी में, और मच जाने दिया उन्होंने, उत्पात मचने दिया। नीतीश कुमार को भी धोखे में रखा, या जो भी है उन दोनों के बीच संबंध मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हुआ।
अब जो दरिद्र विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, जो लाचार बेबस भूमिहार हैं, दीनहीन विचाराधीन बरमर्सी समाज के लोग हैं, अब उनको पढ़ने का हक भी नहीं है। पढ़ने का हक तो है उनको, लेकिन इस तरह से ज्ञान में भी आप जाति देखोगे, ज्ञान के प्रसार में भी। और ऐसा कहते हुए मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि बगैर इन दो जातियों के सर्टिफिकेट के जो आम धारणा है, न मेरी पीएचडी मुकम्मल मानी जाएगी, न मेरी राजनीति। तो इनको प्रवचन करने का एक शाश्वत अधिकार रहा है। अब यही तय करेंगे कि कहां क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। वोट आपका, मुलायम सिंह जी कहते थे, जनता हमारी, वोट हमारा, संसाधन हम जुटाएं, और उसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी जैसे लोग हमको डिक्टेट करते हैं कि मुलायम सिंह को ये करना चाहिए, मुलायम सिंह को वो करना चाहिए। छोटे लोहिया जी का निर्देश होता है कि बदायूं से उसको हराओ शरद को, और खड़ा कर देते हैं नेताजी। एक बार उन्होंने कहा कि अरे आपको मालूम है, अपने एक समकालीन समाजवादी साथी से, अब नाम मैं आपको क्या बताऊं, अब पता है अखिलेश तो सर्व समाज का नेता हो गया है, ये ब्राह्मणों का भी नेता हो गया है। तो उनके साथी ने कहा कि क्या बात करते हो आप, ये आपकी मैयत पर ये नहीं आएंगे जिनके लिए आप रात दिन एक किए हुए हैं। सबको साथ लेकर आप चलें, सबके लिए इज्जत हो, मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पालत पोसत सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन वो दास भाव की मैत्री नहीं चाहिए, ये सखा भाव हो, समभाव हो, स्वामी भाव हो, बराबरी का रिश्ता हो। और ऐसे में ही आपकी पार्टी के लोग अवसाद में चले जाते, उनको उनका समुचित प्राप्य नहीं मिलता, उनको कोई और आपके रहते हुए डिक्टेट करता, और वैसे अपने प्रतिबद्ध साथियों को, अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का प्रोटेक्ट और डिफेंड नहीं कर पाते, उनको संरक्षण नहीं दे पाते, उनको जलील करके कोई और आपकी पार्टी से निकालने की बात करता। तो हम लोग इन तमाम पहलुओं को सोचें, समझें। और बहुत संजीदगी के साथ काम करें। पत्रकारिता जो कर रहे हमारे साथी हैं, उनके काम के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। वो घटिया से घटिया रिपोर्ट करें, घटिया से घटिया पैकेज बनाएं, ग्राफिक्स वही देना पड़ता, उनको वही टिकर चलाना पड़ता, उतना ही लाइट साउंड सिस्टम तमाम तामझाम करना पड़ता। तो भैया अच्छी रिपोर्ट ही क्यों नहीं आप परोस देते? उतनी मेहनत तो आप कर ही रहे, झूठ फैलाने में भी सच ही दिखा दो, श्रम उतना ही लगना है। तो इसलिए हमारी यह भी अपेक्षा है पत्रकारिता से कि अब मीडिया गरीबी और मीडिया अमीरी के बीच बढ़ती जा रही खाई को भी पाटे। मीडिया हैव्स, मीडिया हैव नॉट्स। एक गरीबी रेखा है, दूसरी मीडिया रेखा है। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते बीपीएल, वैसे ही एक बीएमएल है, बिलो मीडिया लाइन। तो जो लोग सही सूचना से वंचित रह जाते हैं, वो परिपक्व फैसले नहीं ले पाते सही और उचित सही समय पर, और सही सूचना के अभाव में दे आर मोर प्रोन टू मीडिया मैनिपुलेशन। तो हम लोग यह कोशिश करें कि लोकतंत्र का जो प्रहरी है, उसका जो चौथा खंभा है, ये संवाद पालिका, खबर पालिका, यह लोगों को एक तरह से सचेत करे, लोगों को जागरूक करे,
लोगों को मिस इन्फॉर्म ना करे, उनकी चेतना का स्तर उठाए, सामूहिक संवाद का हमारा स्तर ऊंचा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो मजबूत हो, संस्थान और संस्था और समाज व्यक्ति के बीच जो खाई है उसको पाटा जा सके। और आज की तारीख में ठीक फरमाते हैं अनिल जैन जी कि मीडिया जो है वो नर्तक की भूमिका में है और क्रूर और बहुत ही ताकतवर जो राजे रजवाड़े होते थे, राजा महाराजा, उसके तरह यह सरकार व्यवहार कर रही है। उनके हूबहू शब्द हैं, सरकार और मुख्यधारा की मीडिया का मौजूदा चाल चलन और उनके अंतर संबंध देखकर कहा जा सकता है कि सरकार पुराने जमाने के क्रूर और अय्याश जमींदार की तरह पेश आ रही है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसके दरबार में नर्तक की भूमिका अदा कर रहा है। तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा कि आप लोगों ने देश को बर्बाद किया है, पत्रकारिता के नाम पर आप कलंक हैं। यह सिर्फ एक सुमित अवस्थी की बात नहीं है, इस तरह की मानसिकता के तमाम लोग, और जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी अच्छी रिपोर्ट हमारे बीच आती रही है, हमको उन सबको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। ये जो आज उरूज से ये दकियानुसी ख्यालात का जो बोलबाला हम देख रहे हैं, अज्ञानता का, एंटी नॉलेज, एंटी साइंस, उसकी जो मुखालफत में लोग लगे हुए हैं, उसको जो दिन रात काटने में लोग लगे हुए हैं, वैसे लोगों के बारे में भी बहुत सकारात्मकता के साथ हमको लोगों को बताना चाहिए कि इनको आप पढ़ें, इनको देखें, इनके काम से आप रूबरू हों, तो उन लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, वो लोग भी अच्छा करने को और अच्छा करने को प्रेरित होंगे। जाहिर सी बात है कि जहां हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे चैनल्स को, ऐसे वेबसाइट्स को, यूट्यूब चैनल्स को, वहीं हम अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करके, अच्छे अखबार को, अच्छी पत्रिकाओं को हम उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। जो जस्टिस एक प्ले है जॉन गॉल्सवर्दी का, उसका जब मंचन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने देखा था तो वो इतने द्रवित हुए कि उन्होंने कहा कि हम एकल कारावास की जो अमानवीय सज़ा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो साहित्य का यह असर है, साहित्य को भी अब उस तरह से स्पेस पत्रकारिता में नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, उसको भी हम उस स्पेस को बढ़ाकर हम बदलाव की भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। पत्रकारिता निश्चित रूप से संवेदना और चेतना को बरतने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम चाहें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भले ना ला सकें, लेकिन उन परिवर्तन के पहिए को ज़मीन तो मुहैया करा ही सकते हैं। मैं तमाम पत्रकार साथियों से यह अपेक्षा रखता हूँ कि वो समाज में नफ़रत फैलाने वाले लोगों को अपने यहाँ इंटरटेन न करके भी इस समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं गांधी को कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया का काम सत्ता प्रतिष्ठान को सिर्फ आनंदित करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सुंदर मानस की निर्मिति भी करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।